नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे इस खास प्रोग्राम और खास खबर में गर्मी को लेकर। हरियाणा प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि कुछ हद तक पारा गिरा भी है, लेकिन अब प्रदेश की गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने सुबह के बारिश की संभावना जताई है। 3 जून को 6 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिली है। हालांकि बीते दिन दिल्ली, एनसीआर और हिमाचल में बारिश के चलते यहां पर उमस अब देखने को मिल रही है। अहम बात यह है कि प्रदेश में बीते 21 दिन से लू चल रही है और 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 1982 में 19 दिन तक लू चलने का रिकॉर्ड था। हरियाणा में जून महीने में गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, बल्कि हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन गर्मी सताती रहेगी। 50 डिग्री में झुलस रही हरियाणा के सिरसा में पारा 5 डिग्री तक गिरा है और यहां पर रविवार को अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक था। प्रदेश में लगातार गर्मी सता रही है। लोग गर्मी से परेशान हैं। गर्मी का सितम जारी है। गर्मी कम होते दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बारिश से मौसम सुहाना जरूर हो रहा है। मौसम विज्ञान ने बारिश के लिए चेतावनी जारी करी है, बारिश के लिए अलर्ट जारी करी है, लेकिन कुछ दिनों की बारिश होगी, उसके बाद फिर से गर्मी का सितम सताना शुरू करेगा। 6 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। थोड़ी हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, तो वहीं कई जगहों पर धूप और लू से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार लोगों के लिए एडवाइस जारी की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकलें और अगर जरूरी काम हो तभी ही घर से बाहर निकलें। लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की जा रही है। 19 सालों का रिकॉर्ड प्रदेश में टूटा है, जब 21 दिन तक लगातार लू चले हैं। 19 साल पहले ऐसा हुआ था जब 19 दिनों के लिए लू चली थी, जिसके बाद रिकॉर्ड टूटा है और अब 19 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। 21 दिनों तक लगातार प्रदेश में लू चली है। दिल्ली, एनसीआर में भी यही हाल है। लगातार बढ़ते तापमान से दिल्ली का हाल खराब है और लगातार लोग गर्मी से परेशान हैं। तो यही सब चर्चा को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। उमेश साहब चरखीदादरी से, जगदीश प्रजापति कालावाली से, और ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ डॉक्टर एमएलएम खिच्चर भी जुड़ गए हैं। आप ही की तरफ रुख करूंगी। सबसे पहले डॉक्टर, अगर बात करें गर्मी को लेकर, लगातार जो है गर्मी में तापमान बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हमें बीच में जो है बारिश हुई थी जिससे कि तापमान में गिरावट भी महसूस की गई थी, लोगों में थोड़ी राहत भी थी। आने वाले समय में हम क्या आसार जताएं कि गर्मी में और बढ़ोतरी तापमान में हो सकती है प्रदेश में? मैं डॉक्टर मदन खिचर बोल रहा हूँ, एचयू हिसार से। जी, आपका स्वागत है। जी हाँ जी, आप इस तापमान में जो तापमान में पहले बढ़ोतरी देखने गई थी, हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में 44 से लेके 47-48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था 15 मई से लेके 31 मई के दौरान। परंतु 1 जून के बाद में थोड़ा सा मौसम बदलाव देखने को मिला, जिसके कारण फिर बारिश भी हुई कहीं जगह, तो उससे तापमान में गिरावट है। परंतु पिछले 2-3 दिनों से फिर दोबारा में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। परंतु अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ पास कर रहे हैं, जो आज रात्रि से इसमें हरियाणा में प्रभाव डालेगा और वो कल 6, 7 जून और 8 जून को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों में 6 जून को बारिश की संभावना है, कुछ उत्तरी हरियाणा में 7 और फिर दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा में 8 जून की। तो अगले 3-4 दिनों तक मौसम आमतौर पर बदलाव मिलेगा, धूल भरी हवाएं चलेगी और कहीं कहीं गरज चमक के छिंटे भी हो सकते हैं। हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में दोबारा नियंत्रण आएगा और तापमान में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। डॉक्टर, अगर बात करें तो गिरावट देखने को मिलेगी, और ये बारिश का मौसम जो है कब तक रह सकता है, और उसके बाद अगर हम आसार जताएं कि गर्मी वापस लौटेगी, तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी, तो कितने तापमान में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है? 7 जून तक इस तरह का मौसम रहेगा, परंतु आगे जो तापमान में फिर दोबारा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। परंतु 20 जून के आसपास करीब मानसून बौछारें जो होती है ना,
मानसून से पहले जो बारिश आती है प्री मानसून, उस नमी से आती है, जो वातावरण में नमी बढ़ जाती है। जब हवाएं जैसे अभी केरला से आगे बढ़ गया है मानसून, धीरे धीरे मानसूनी हवाएं हमारे उत्तरी हरियाणा की तरफ अपने उसमें उत्तर पश्चिमी भारत में आएगी, तो उससे 20 जून के आसपास प्री मानसून बारिश की संभावना बन रही है। क्योंकि मानसून हरियाणा में जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही प्रवेश करता है, तो इसलिए ये सिर्फ 8 जून से 20 जून के दौरान थोड़ी गर्मी दोबारा बढ़ेगी और उसके बाद में फिर बारिशों का दौर शुरू हो जाएगा। मतलब बारिश गर्मी से जल्दी राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है हरियाणा प्रदेश में। आप बारिश की बात कर रहे थे, ऐसे कौन से जिले, ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर हमें बारिश देखने को मिलेगी हरियाणा प्रदेश के? हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, जिसके कारण उसमें जो जिले हैं पहले 5 और 6 को उत्तरी हरियाणा में चांसेस होते हैं, जो कैथल से ऊपर के एरिया, कैथल, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, इन जिलों में कुछ बारिश की, पंचकुला, चंडीगढ़ के आसपास 5 और 6 की बारिश की संभावना है। 6 आज रात के बाद में, और 6 और 7 को, 8 को उत्तरी जो अपने पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा है, जैसे हिसार है, सिस्ता है, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, इन जिलों में बारिश की संभावना है। ये 8 जून तक इसका दौर रहेगा। आज के बाद में आज रात को बादल आने शुरू हो गए और 6, 7, 8 को रहेगी 8 जून तक, और उसके बाद में थोड़ा सा तापमान में दोबारा बढ़ोतरी देखने मिलेगा। फिर मानसूनी हवाएं चलेगी, बारिश आनी शुरू हो जाएगी, जो ताकि बिजाई भी करनी है, जो हमें जो बारिश आधारित कृषि होती है हमारी, वो बिजाई शुरू हो जाएगी, बाजरा वगैरह की बिजाई शुरू करेगी 30 जून के बाद। हेलो, धन्यवाद आपका जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, आ रही है आवाज आप? जी डॉक्टर जी, आपका बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए। जी उमेश, आपके पास आऊंगी, आपका रुख में करूंगी चरखी दादरी की। अगर हम बात करें तो अभी जैसे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े थे डॉक्टर खीचर जी, उन्होंने भी बताया कि कुछ जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं कुछ जगहों पर जो है गर्मी और धूप के जो सितम है लगातार जारी रहेंगे। चरखी दादरी की अगर बात करें तो उधर वहां पर हमें क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहां पर बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है या फिर गर्मी लगातार बनी हुई है? जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो तापमान लगातार पहले बढ़ोतरी में देखा जा रहा था, लेकिन अब 2 दिन से हवाएं चलने की वजह से तापमान में कुछ गिरावट नजर आ रही है। उधर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए लगता है कि मौसम और भी ज्यादा तापमान वो जो है यहाँ कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ में मौसम यानी स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी मौसम को लेकर के अलर्ट पे है और बीमारियों से बचाने के लिए लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। दवाइयों की जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है, साथ में डॉक्टरों की जो कमी थी उसको भी पूरा किया जा रहा है, ताकि गर्मी के प्रकोप में जो बीमारियां फैलने से हॉस्पिटल में जो लोगों की भीड़ बढ़ती है उसको पे कंट्रोल किया जाए और जो गर्मी का प्रकोप है उससे लोगों को बचाया जाए। जी ठीक है उमेश, लौटूंगे आपके पास। जगदीश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार कालावाली से। कालावाली की बात करें, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जगदीश? बिल्कुल, अगर बात की जाए सिरसा जिला के तो सिरसा जिला में देखा जाएगा कि टेम्परेचर जो है 50 के पास वो पहुंच चुका था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से देखा गया है जैसी बारिश में थोड़ी हरियाणा में कई दिनों में बारिश हुई और सिरसा और कलावाली में थोड़े बूंदाबांदी को लेकर पारा नुकसान नजर आया और आज जो है पारा फिर जो टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात करें तो 44 से 45 डिग्री जो सिरसा जिला का टेम्परेचर पहुंच चुका है और फिर कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर हाहाकार जरूर मची है। अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली में पानी बंदी लगातार लंबे समय से समस्या बनी हुई है और लगातार पानी की बंदी 3 से 4 दिन का पानी के बाद जो है पानी लोगों को दिया जाता है। घरों में पानी पीने की समस्या जो है लगातार बनी है। बिजली की बात करें तो बिजली लगातार लंबे कट लग रहे हैं क्योंकि बिजली कर्मचारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर जो गर्म हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, जो कूलर पानी चढ़कर ठंडा किया जाता है। देखिए मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से जरूर जो इलेक्ट्रिसिटी जारी किया गया है 7 और 8 तारीख को जो है बारिश हो सकती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। और परी मानसून की बात करें तो
जो जून का जो लास्ट वीक है वहां पर कई मानसून आ चुकी है। और जुलाई की फर्स्ट वीक की बात करें तो मानसून जो है मौसम विभाग की ओर से जो जारी किया गया है, शेड्यूल जारी किया गया है कि जुलाई के प्रथम वीक में जो है कहीं ना कहीं मानसून आ जाएगी। तो इसको लेकर लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। भाई अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को इतना बड़ी समस्या सताई है क्योंकि पानी की समस्या जो बनी हुई है, गर्मी के कारण जो फसलें डूबी हुई है उनको पानी की कहीं ना कहीं जरूरत, तो पानी नहीं मिल रहा है, उनकी फसलें नष्ट हो रही है क्योंकि बिजली भी नहीं मिल रही है। अगर ट्यूबवेल का पानी लगाकर फसलों को बचाने का काम किया जाए तो वह भी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भाई स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल्कुल एडवाइजरी जरूर जारी कर दीजिए कि कटे फले फल ना खाए, ठंडे पानी का प्रयोग करते रहे, कहीं ना कहीं ठंडे जूस से लिक्विड का प्रयोग करते रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के कारण डायरिया हो रही है, कि मरीज है उल्टी और दस्त के मरीज है सरकारी अस्पतालों में लंबी नमी के कारण देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब फूलों के मरीज जैसे ही जाते हैं तो ना तो वहाँ पर दवाई मिल पाती है, ना ही डॉक्टर मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बात को लेकर भी लोग हैं जो सरकार को घेरने और कोसने का काम जरूर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आम लोगों की बात करें तो आम लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी की मार है तो झेलनी पड़ रही है। जी अलावा ठीक है जगदीश, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंद्र भी जुड़ गए हैं फोनों पर। आपका बहुत स्वागत है स्वामी जी। किसानों के लिए लगातार जो है ये परेशानी बनी हुई है पानी को लेकर के, और लगातार किसानों के लिए जो वातावरण बना हुआ है, जो मौसम है वो भी एक परेशानी बनकर रह रहा है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में फसलों के लिए खतरनाक होता है और अचानक बारिश हो रही है। इसको लेकर भी किसानों को अपनी फसलों का खास तौर पर ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। पानी की अगर बात करें तो पानी की समस्या से लेकर कैसे आप समाधान किसानों को आप बताएं, किस तरह से समाधान पानी की समस्या को लेकर अपनी फसलों को बचाव के लिए निकालें। अनामिका जी, पहले तो मैं आज पूरे देशवासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि जो विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पर्यावरण से संबंधित किसानी है। अगर किसान को पर्यावरण का ज्यादा अनुमान होता है तो तभी जाके किसान अच्छी फसल को लगा सकता है। तो मैं आज सरकार को और किसान साथियों को आपके चैनल के माध्यम से पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूँ। साथ ही उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया पर्यावरण में हो रहे उतार चढ़ावों को लेकर बहुत परेशान है। इसमें सबसे पहला परेशानी जो है किसानी को आती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले तेज हवाएं चली और तपती लू का हमने सामना किया, 40 से अधिक डिग्री का हमने जो है डिग्री का तापमान का सामना किया। कहीं दिल्ली के अंदर 52 डिग्री का तापमान का सामना किया। ये सेहत के लिए और फसलों की सेहत के लिए कहीं भी ठीक नहीं है। इसका कुल कारण क्या है कि देश के अंदर जो प्रदूषण है वो अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। तो जहां देश सरकारें और वैज्ञानिक बार बार ये बताते हैं कि किसानी द्वारा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, कि किसान अपनी अवशेषों में आग लगाते हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ किसानों का पोल्यूशन बढ़ाने में मात्र 4% योगदान है। पूरे देश के अंदर 50% से अधिक योगदान उद्योगों का है। और हमसे ज्यादा अगर मैं बताना चाहूँ तो गृहिणियां भी 8% से अधिक जो है पोल्यूशन फैलाती हैं रसोई के अंदर जो खाना बनाने में लगता है। तो बता देना चाहता हूँ कि किसानी का जो सीधा संबंध है वो देश और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर है। और आप देख सकते हैं जब खेतों में फसलें लहराती हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो सरकार को ये चाहिए कि किसान जो खास करके लगातार फसलों को जो लगाते हैं, जिसको प्रोग्रेसिव फार्मिंग करते हैं, जैसे फसलों में सब्जी की फसल लगाते हैं, उन किसानों का सरकार को ज्यादा साथ देना चाहिए। आज स्थिति क्या है, किसान फसल लगाता है, मंडियों में मंडीकरण अच्छा नहीं है। मैं पहले भी आपके चैनल पे कई दफा ये बात को बोल चुका हूँ, अधिक कई चैनल पे जब भी जाता हूँ ये बताता हूँ कि किसान जो है घाटे का सौदा होता जा रहा है, किसानी घाटे का सौदा होता जा रही है। हमारे बच्चे किसानी से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में मनुष्य जो सभ्यता है मनुष्य की, उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर किसान बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। तो आज सरकार को सबसे ज्यादा अगर तवज्जो देनी है पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए और आने वाले हालातों को देखते हुए किसानी को बचाना बहुत जरूरी है। कि एकमात्र कृषि क्षेत्र ही ऐसा है। आज तो देखिए कृषि खाली एक मायने में नहीं रही। पहले कृषि हम सोचते थे कि धान लगा लिया, गेहूं लगा लिया तो कृषि है। आज कृषि इमरती लकड़ियों की कृषि है। जैसे बड़े बड़े जो पेड़ हैं, जैसे देवदार का पेड़ है, आपका सागवान का पेड़ है, ये तमाम दूसरे पेड़ है जो इमरती लकड़ियां जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। ये पौधे 20-20, 25-25 साल लगाए जा सकते हैं, इसकी खेती की जा सकती है और किसान एक इससे अच्छी आमदनी भी ले सकता है। यानी कि अपने खेत में हम जंगल लगाकर भी देश का पर्यावरण भी बचा सकते हैं और साथ ही देश के अंदर किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है।
इसके ऊपर सरकार को जोर देना चाहिए कि कम से कम हर जिले के अंदर एक निश्चित हेक्टेयर जमीन को सरकार सुनिश्चित करे और किसानों को इमरती लकड़ी, चंदन की लकड़ी और दूसरी लकड़ियां के जो पौधे हैं वो लगाने की किसानों को प्रोत्साहित करे। दूसरी बात, जो किसान सब्जी लगाते हैं या दूसरी फसल लगाते हैं उनको उनके तक खेतों तक पानी पहुंचाने की सरकार व्यवस्था करे। ये ट्यूबवेल जो है लगाना एक मैं समझता हूँ देश के हित में नहीं है। अगर हम सोचेंगे किसान ट्यूबवेल लगा लें और पानी निकाल लें जमीन से, उससे पानी का जो लेवल है वो भी डाउन होता है। सरकार को चाहिए कि नहरों का अधिक जो है प्रदेश के अंदर जाल बिछाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने नहरों के जाल को तोड़ने का काम किया। यही कारण है कि आज सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है प्रदेश के अंदर। अगर दादूपुर नलवी नहर अगर चालू होती, ये यमुना का पानी हमारे तोसाम के एरिया के अंदर, हमारे हिसार के एरिया के अंदर पहुंचता, उन किसानों को जो है पानी मिलता, उस पानी से जो है खेत हरे भरे होते और पीने का पानी मिलता। और सरकार ने दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का काम किया, डिनोटिफाइड किया। ये बड़ा ही दुखदायी है। सरकार को पुनः इस पे चर्चा करनी चाहिए। मैं प्रदेश सरकार के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से आज के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद किसान के बेटे हैं और आप खुद किसानी करते हैं, आपको किसानों का दर्द हमसे बेहतर पता है क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं। चलिए स्वामी जी, हिसार अभी ये राजनीति की बात है, हम फिलहाल चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं और हिसार से तो तख्तापलट हुई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार है वो आपकी बात को सुने। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बतौर आप किसान नेता, किसानों के लिए आप ऐसे समाधान बताइए, क्योंकि पॉल्यूशन तो फिलहाल अभी नहीं है सबसे बड़ा मुद्दा। अभी फिलहाल जो धूप और गर्मी, जो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और उसके लिए किसानों को भी एडवाइस जारी की गई है कि आप फव्वारों के जरिए से अपनी फसलों पर पानी डालते रहें। हालांकि अभी गर्मी में जो है गिरावट हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश का मौसम है, हमारे साथ डॉक्टर जुड़े थे जिन्होंने भी अभी कहा था कि अभी बारिश का मौसम आ गया है तो थोड़ी तो गिरावट हमें दर्ज की जाएगी तापमान में, इसको लेकर। तो ऐसे कौन से फसलें हैं स्वामी जी जिनको गर्मी की वजह से ज्यादा नुकसान होता है, जिनके ऊपर ज्यादा खासा ध्यान देने की जरूरत है, और ऐसे कौन से उसके लिए निराकरण है जो किसानों को लेने चाहिए? अनामिका जी, मैं यही चर्चा कर रहा था कि पानी जो है एकमात्र सॉल्यूशन है फसलों को बचाने का। भले वो आसमान से पानी मिले, भले वो हमारे पास कृत्रिम तरीके से ये नहरों द्वारा, नदियों द्वारा या ट्यूबवेल व्यवस्था से पानी मिले। तो आप जानती हैं प्रदेश के अंदर पानी का जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। उसको बचाने के लिए अगर हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नहरों का सही जाल बिछा देंगे तो हमारे को पानी की जो समस्या है और फसलों की जो समस्या है उससे बचने का हमें मौका मिलेगा। क्योंकि खेत के अंदर जो पानी आता है नहरों का, उसमें उर्वरक डालने की बहुत कम जरूरत पड़ती है क्योंकि वो नेचुरल रिचार्ज वाटर होता है। जो जमीन से हम पानी निकालते हैं वो नेचुरल रिचार्ज वाटर नहीं होता, उसमें तो कई प्रकार के शौर जो है, लवण जो है वो मिलकर आते हैं, जिससे फसल का बहुत नुकसान होता है। किसान को उसको बचाने के लिए अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है और कृत्रिम खाद का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक जागरूक किसान और किसानों के बीच में रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ और देश के हित में बात करने जा रहा हूँ। सरकारें इसमें हमेशा ही आएंगी। अगर देश की उन्नति की अगर बात हम करें, उसमें सरकार को ना खींचा जाए, सरकार की बात ना की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। सरकार अपने दायित्व से भागी हुई नजर आ रही है। मैं भारत सरकार को और केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, दोनों से कहना चाहता हूँ कि आज पर्यावरण के अंदर प्रदूषण सबसे बड़ा मुख्य कारण है। अगर प्रदूषण ना होता इतनी भयानक गर्मी पड़ने का कोई और कारण ही नहीं बनता, क्योंकि जंगल हमेशा भारत के अंदर घटते जा रहे हैं। भारत को 35% जंगल चाहिए, आज हमारे पास मात्र 4% जंगल रह गया है, वो भी झूठे आंकड़ों के अंदर है। सरकार अपने आंकड़ों को छुपा रही है। सरकार 7% अधिक बता रही है, जबकि हमारे पास 4% ही जंगल रह गया है। बिल्कुल स्वामी जी, मानते हैं कि ये सब तमाम बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और ये कुछ 10 साल की या 5 साल की बातें नहीं है। काफी समय से जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। इसमें हम सभी का हाथ है। जिस तरह से हम अपना कॉलोनीज बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से हम जंगलों को काटे जा रहे हैं, तो उसमें हम सभी का हाथ है। हम सभी को उतना ही इक्वली ध्यान देना होगा जितना हम सरकार पर ब्लेम कर रहे हैं। चलिए, आपके पास मैं लौटूंगी, फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं लगातार। जगदीश, आपके पास में आऊंगी। लगातार हमारे साथ किसान नेता बने हुए हैं जिन्होंने बताया किस तरह से सरकार की कमियां हैं। अगर इस साल करें तो वहां पर पानी को लेकर समस्या बनी हुई लगातार, उससे किसानों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जी बिल्कुल। अनाया अगर तालाबंदी की बात करें, शिक्षा की बात करें तो पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, किसानों की समस्या लगातार बनी हुई है। जो सब्जी बीजने वाले किसान है तो उनको तो पानी नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी सब्जियां जो खराब हो रही है। हालांकि अगर तालाबंदी की शिक्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में जो है नरमा और धान की खेती है जो ज्यादा की जाती है। धान की खेती के लिए किसानों की ओर से ट्यूबवेल लगाए गए हैं। सरकार की ओर ठोस बना, हालांकि किसानों को धान की फसल न बीजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसान है क्योंकि धान की फसल ऐसा मुनाफा होता है तो किसान जो है धान की फसल गिरते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की तो उनका यही कहना है कि पानी की समस्या क्योंकि बनी हुई है, क्योंकि नहरें जो है बंदी चल रही है तो कहीं ना कहीं जो पीने का पानी की सप्लाई का तालाबंदी की बात करें तो तालाबंदी में 3 या 4 डिसटेक्ट लगाकर फल बस्ती में पानी दिया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर पानी फिर भी दिया जाता है तो वो समर्सिबल ट्यूबवेल का पानी जो दिया जाता है उसमें क्लोरीड फाइन की बात कर रहे हैं। जब टीडीएस की बात करें तो टीडीएस तक 21,000 के करीब टीडीएस आता है, जबकि टीडीएस 250 से 300 पीने के लायक पानी होता है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक वो पानी दिया जाता है तो कैंसर के मरीज हो जाते हैं। तालाबंदी के 7 नजदीक के गाँव की बात करें, पंजाब का खासकर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर इसी पानी ट्यूबवेल पानी पीने की वजह से 90% जो है कैंसर के मरीज है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी सर्च किया गया था और समाज की संस्थाओं ने भी वहां जाकर सर्च किया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बीमारियां हैं जो दूषित पानी पीने के कारण फैल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर समस्या कालावाली और खास क्षेत्र भगौली रोडी और पंजाब के साथ क्षेत्र नॉर्थ के गाँव तो वहाँ पर इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, पीछे भी देखने को मिला था कि कालावाली का जो कमाल काम है तो वहाँ पर जो है इस तरह का पानी पाया गया, सैंपल लिए गए क्योंकि अगर लगातार 2 महीने पानी पिया जाता है तो खराब पीलिया लगभग हो जाएगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं जन स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं जागरूक हुआ और उनकी ओर से जो है वहाँ पर ट्यूबवेल बनाया गया और जो आरोप वहाँ पर लगाए गए किसी सरकार को वो प्रबंध किया गया। इसी सरकार से अब तालाबंदी के लोगों की मांग है कि कहीं ना कहीं बड़ा बात बनाकर और जो हल है निकालकर कहीं ना कहीं पानी की समस्या है उसको हल किया जाए। यह बड़ी डिमांड लोगों की उठ रही है। बिल्कुल, आप सरकार से अपील कर रहे हैं, लगातार हम भी अपील कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। उमेश, आपके पास मैं आऊंगी। चरखी दादरी से हम लगातार बात कर रहे हैं। जिस तरह से अगर किसानों की बात करें, किसानों की परेशानी लगातार बनी हुई है। किसान परेशान हैं इस गर्मी से, उनकी फसलें जो हैं वो खराब हो रही हैं और पानी जो है ये एक अहम मुद्दा है। पानी जो है ये समस्या बनी हुई है। चरखी दादरी में अगर बात करें, आसपास के इलाके में महेंद्रगढ़ भिवानी में बात करें, वहां पर किसानों की क्या स्थिति है? जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो किसानों की फसल है उस पर काफी असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो कपास की फसल है, चाहे वो ज्वार बाजरे की फसल है, यानी कि उस पर इतना असर देखने को मिल रहा है कि कपास की फसलें गर्मी की वजह से जो है ना वो सूखती जा रही है और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि लगातार मौसम जो इतना तापमान बढ़ रहा है कि आम आदमी का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ किसानों की जो फसलें उस पर तो काफी असर देखने को मिल रहा है। वो फिर कृषि विभाग की तरफ से भी किसानों को एक आदेश जारी किए गए कि अपने फसलों में समय पे जो है ना नमी का ध्यान रखें ज्यादा, यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा नमी की मात्रा कम होगी तो नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए बीच बीच में सिंचाई करते रहें ताकि जो फसल है उस पर ज्यादा नुकसान ना हो। जी ठीक है उमेश। स्वामी जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। स्वामी जी, आपके माध्यम से मैं भी सरकार से अपील करना चाहूंगी, हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो भी समस्या है किसान की उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। पानी को लेकर ज्यादातर ध्यान देकर समाधान निकाला जाए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम चर्चा पर जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। हमारे संवाददाताओं का बहुत धन्यवाद, दर्शकों तक सारी जानकारी तमाम विस्तार से पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में यहीं रुकेंगे और आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।